वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। आज तारीख है 22 सितंबर। आज शुरू करने से पहले आज गुजरात में पाए गए वेनेडियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जानते हैं वेनेडियम क्या है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद पहुंचते हैं न्यूज़पेपर पर। ठीक है। हाल ही में ये गुजरात के अलंग के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र तलछट के नमूने में वेनेडियम की उपस्थिति का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन का लिथियम का भंडार की खोज की थी, आपको पता ही होगा। वेनेडियम का मुख्य रूप से 55 विभिन्न खनिजों से पाया जाता है। शुद्ध रूप से निकालना अक्सर चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है। खंबात की खाड़ी में इसकी पहचान खनिज टिटोमैग्नेटाइट के भीतर की गई है, जो पिघले हुए लावा से तेजी से ठंडा होने से बनता है। ये टिटोनोमैग्नेटाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वेनेडियम के बारे में। वेनेडियम की परमाणु संख्या 23 है। यह एक कठोर और सिल्वर ग्रे धूसर रंग की आघात वर्धनीय धातु है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले दुर्लभ तत्वों में से एक है। ठीक है, यह एक मूल्यवान धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। वेनेडियम बैटरी निर्माण में उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस उद्योग को तेजी से बढ़ाएगा। जेट इंजन और उच्च गति वाले विमान फ्रेम के लिए घटकों के निर्माण में टाइटेनियम और एल्युमिनियम के साथ वेनेडियम की मिश्र धातु महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, आप इसे नोट कर लीजिए जी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेनेडियम के बारे में चर्चा कर सकता है, तो वेनेडियम के बारे में पूछ सकता है कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में सब मैंने डिटेल रूप से यहाँ पे दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला आप फ्रंट पेज पे क्या छपा है, तो फ्रंट पेज पे छपा है वुमेन कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर वोट इन सपोर्ट, मतलब कि सभी ने राज्यसभा में सपोर्ट किया है। ठीक है, और लोकसभा में भी सभी ने सपोर्ट किया था। ठीक है, और 214 मेंबर इसमें क्या किए थे, 214 मेंबर इसमें प्रेजेंट हुए थे। 214 मेंबर ने इसमें प्रेजेंट कर दिया था और 214 मेंबर ने इसका समर्थन दे दिया था। ठीक है, हाल ही में इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसके बारे में पूरा विवरण से जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, 19 सितंबर से ये चल रहे हैं। ये 19 सितंबर से लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, लंबे समय से लंबित बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रखा गया है। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संशोधन बिल के रूप में पेश किया था। किसने पेश किया था इस विधेयक को, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संशोधन के रूप में पेश किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने पेश किया था। तो मेंस में या यूपी पीसीएस में भी ये पूछ सकता है, पर प्रीलिम्स में यूपीएससी में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये 128वां संशोधन है, ये पूछ सकता है। पर ये पीसीएस के दौरान ये नाम पूछ सकता है कि किसने पेश किया था। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था, 128वें संशोधन को विधेयक रूप में पेश किया था। ठीक है, इस विधेयक के लोकसभा राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सभी सीटों के लिए 1/3 सीट का आरक्षण किया था। ठीक है, 1/3 सीटों के लिए आरक्षण प्रावधान है। महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। इसकी अवधि क्या होगी, 15 साल होगी, ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा, यह अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। यह आरक्षण रोटेशनल तौर पर लागू होगा। क्या होगा, रोटेशनल तौर पर लागू होगा। ठीक है, इसके तहत कोटा के भीतर कोटा का भी प्रावधान किया गया है। मतलब कोटा जो होगा SC ST के कुल आरक्षित सीटों में SC ST महिलाओं हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था होगी। ठीक है, इसमें कोटा के रूप में भी, इस आरक्षण में कोटा के रूप में से OBC ST इसके लिए भी अंदर का क्या होगा, कोटा प्रावधान किया जाएगा कि इसमें कितने को कौन सा सीट दिया जाएगा, SC वालों को कौन सा सीट दिया जाएगा, OBC वालों को कितने सीट दिए जाएंगे, इसमें कोटा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है और इस 128वां संशोधन विधेयक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2010 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 2010 में सबसे पहले बिल पेश किया गया था लोकसभा में, जो कि ये पास ना हो सका। किसने पेश किया था, किसके सत्ता के दौरान, कांग्रेस के सत्ता के दौरान ये पेश किया गया था। नए बिल के मसौदे के मुताबिक इसमें 33% आरक्षण का रोटेशनल तौर पर लागू होगा। ठीक है, मसौदे के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को यह आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। देखिए, ये राज्यसभा और लोकसभा में दोनों तरफ पास हो गया, पर राष्ट्रपति की अभी अनुमति प्राप्त हो गई। अनुमति प्राप्त होने के बाद इसमें परिसीमन आयोग लागू होगा। परिसीमन आयोग
इस तब लागू होता है जब सीटों का आवंटन किया जाता है, महिला सीटों का आरक्षण किया जाता है, तो कहाँ कौन सी सीट किसके लिए आरक्षण की जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा हो रहा है कि राहुल गांधी की जो सीट है वायनाड वाली, उसको महिला सीट आरक्षण करने का न्यूज पे चल रहा है। तो इसके तौर पर सारे सीटों को आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन कब कब हुआ है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। परिसीमन आयोग का गठन 1951 के तहत 1952 में हुआ है, 1961 के तहत 1962 में हुआ है, 1972 के तहत 1971 के तहत 1972 में हुआ है, और 1982 में हुआ है, और 2002 में हुआ है। मतलब कि कितने बार परिसीमन आयोग लगा? 5 बार लगे हैं, ठीक है, सॉरी 4 बार लगे हैं, ठीक है। और ये सारे चारों बार परिसीमन आयोग बता दिया गया। इसे परिसीमन आयोग को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगह ये नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता परिसीमन आयोग के, ना कि सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पार्टी, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और राष्ट्रपति जब परिसीमन आयोग गठन कर दिया जाता है, उसके हेल्प के लिए चुनाव आयोग की मदद ली जाती है, मतलब कि संयोजन के रूप में, ठीक है। दोनों को संयोजन के रूप में चुनाव आयोग का इसमें अहम भी हिस्सा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये और इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, इसकी पृष्ठभूमियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में निर्वाचित निकायों का महिला आरक्षण का बीज बोया था। किसने बीज बोया था? राजीव गांधी ने। हालांकि आपने जब ये सुना होगा तो सोनिया गांधी ने इसका जिक्र किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि सबसे पहले इस बिल का बीज बोया किसने? तो राजीव गांधी ने। सबसे पहले सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। किसने पेश किया था? सबसे पहले पेश किया था महिला आरक्षण विधेयक को एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने, ठीक है। 1996 में सितंबर में सबसे पहले पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद से लगभग हर सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। हर सरकार ने इसकी पारित करने की कोशिश की, लेकिन यह पारित नहीं हो सका, ठीक। अब हालांकि मोदी सरकार ने इसको पारित कर दिया है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। वीज़ा सर्विस पॉज्ड एमिड टू कनाडा टसल्स। ये आप सुन ही रहे हैं कि वीज़ा को जो वीज़ा प्रॉब्लम्स, वीज़ा का मैटर हुआ है, और क्या मैटर हुआ है कि भारतीय और कनाडा के बीच क्या क्या हुआ। कनाडा के बीच, खींचतान के बीच वीज़ा सेवा को रोक दी गई है। आप जानते ही हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा हमारे वहाँ के जो कनाडियन राजनयिक हैं उनको 5 दिनों का अल्टीमेटम देकर उन्हें वहाँ हमारे जो राजनयिक भवन था, जो एम्बेसी होती है, वहाँ से उनको अपना यहाँ से प्रस्थान करने के लिए बोल दिया गया कि आप मेरे यहाँ से जाइए, और वहाँ से उन लोगों ने पहले ही हम लोगों के राजनयिकों को हटा दिया है। इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी हुई है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें बोला गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिकों को मिल रहे सुरक्षा के खतरों के कारण कनाडा में मिशनों के काम प्रभावित हुआ है। कनाडाई राजनयिकों की संख्या कम करने का संकेत दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है क्या क्या बोला गया है। आने वाली सुरक्षा खतरों के कारण कनाडा में भारतीय मिशनों का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। क्या प्रभावित हुआ है? सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। वीज़ा जारी करने का अस्थायी रूप से असमर्थन है बताया गया। इसमें भारत एक दूसरे के मिशनों को राजनयिकों नियुक्ति की समानता और प्राथमिकता देना होगा, इसमें बोला गया है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। फिर इसमें क्या कहा गया कि कनाडा आदमी खालिस्तानी चाहता था कि कनाडा में मारे गए राजनयिकों की संख्या की ओर भारत में राजनयिकों की हत्या की संख्या कम होने की उम्मीद है। मतलब इनको बताया गया कि भारत में राजनयिकों की हत्या की संख्या कम होने की उम्मीद है, ठीक है। आगे किसकी मृत्यु के बाद हुआ था ये? तो ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ये मामला सब शुरू हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर के मामले के बाद ये सारे तनातनी हुई है। अभी देखते हैं इसके बीच क्या हो रहा है, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, पर ये उतना खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये कनाडा के संबंधों के बारे में और उनकी चर्चा के बारे में जीएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कि भारत और कनाडा के बीच हुए राजनयिक संबंधों के बीच कितने बिलियन का व्यापार संबंध है, कितने बिलियन का आयात होता है, कितने बिलियन का निर्यात होता है। इससे संबंधित व्यापार से क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या सामाजिक दृष्टि से इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं,
उसमें एक और चीज़ पूछ सकता है कि कूटनीतिक तरीके से मामलों को कैसे हल किया जा सकता है, तो इसके विवरण को प्रस्तुत करना होता है, तो इसको पढ़ना और ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था पिछले मतलब कि इससे पहले परसों वाली न्यूज़ में मैंने बताया था कि भारत और कनाडा के बीच कितने का आयात होता है, कितने का निर्यात होता है। तो आयात कितना का होता है, 4.16 बिलियन का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, और आयात क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर हम लोग निर्यात करते हैं, सॉरी आयात होता है, मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आयात होता है, और $3.86 लगभग निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मतलब जितना दिया जाता है उतना मतलब जितना निर्यात होता है उतनी के लमसम में निर्यात भी होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित मैंने वीडियो को बताया है। ठीक है, इस बारे में तो आप मेरे पिछले वाले जो न्यूज़ एनालिसिस है उसको जाकर अच्छे से देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा बाकायदे 30 मिनट का इस पर चर्चा किया है और अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, बड़ा खास है आर्टिकल, द प्रॉमिस ऑफ द पॉन्जी स्कीम। मतलब कि पॉन्जी स्कीम में वादा कर कर धोखाधड़ी हो रही है आज के मामले में। आखिर ये पॉन्जी स्कीम है क्या, इससे संबंधित रिलेटेड जो भी विवरण है इसको अच्छे से हम समझेंगे आज, क्योंकि ये जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस सेशन को आज तक मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि यूट्यूब पे कोई इस टॉपिक को उठाया है, चाहे हिंदू एडिटोरियल में, पर देख सकते हैं क्या होगा। इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे हम लोग, पॉन्जी स्कीम, और इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ये पॉन्जी स्कीम होता क्या है। तो पहले पॉन्जी स्कीम के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये एक इस चित्र है, समझ रहे हैं। पॉन्जी स्कीम क्या करता है, मतलब कि जो एक दूसरे ब्रोकर होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाकर क्या करते हैं, उनका पैसा कि हाँ अब ये पैसा आपको दुगना हो जाएगा, आपका रिटर्न अच्छा देंगे, अच्छे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा जो और उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इतने लोगों से माध्यम लेकर ये इतने लोगों को माध्यम लेकर 4 लोगों को देगा, इसको एक, और इसका एक कोई मालिक होगा, जैसे कि चिट फंड होते हैं ना, कि इतना पैसा दीजिएगा और हम आपको इतना इन्वेस्ट के रूप में देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, क्या होता है पॉन्जी स्कीम। देखिए पॉन्जी स्कीम एक धोखाधड़ी निवेश घोटाला है। इसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ रिटर्न उच्च दरों का वादा किया गया है। पॉन्जी स्कीम एक कपटपूर्ण निवेश घोटाला है जो बाद के निवेशकों के लिए गए धन में पहले के निवेशकों के लिए रिटर्न जनरेट करता है। ठीक है, रिटर्न जनरेट करता है। यह एक पिरामिड स्कीम का प्रकार है जिसमें पहले के निवेशकों को भुगतान के लिए किए गए निवेशकों के फंड में इस्तेमाल आधारित है। ठीक है, पॉन्जी स्कीम में पिरामिड स्कीम दोनों ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब नए निवेशकों को बाढ़ समाप्त हो जाती है और उसके पास उड़ाने के वो पैसा नहीं रह जाता है, तब जाकर ऐसी स्कीमों का पर्दाफाश होता है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, देखिए पिरामिड स्कीम की तरह पॉन्जी स्कीम नए निवेशकों को पाने द्वारा या पुराने निवेशकों के लिए एक रिटर्न जनरेट करती है जिन्हें बिना किसी जोखिम के अधिक मुनाफे का वादा किया गया है। ठीक है, दोनों कपटपूर्ण व्यवस्था है, मतलब कि दोनों में कपटपूर्ण व्यवस्था होती है। नए निवेशकों के फंड के उपयोग के रूप में आधारित है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते हैं। जो कंपनियां पॉन्जी स्कीम में शामिल रहती है वे निवेश करने के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करती है, मतलब कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए क्या करती है, उस पर एनर्जी फोकस करती है अपनी। और पॉन्जी स्कीम को समझना है तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, फिर से बताते हैं हम इसको। पॉन्जी स्कीम एक निवेश फंड है जिसमें ग्राहकों को बिना किसी जोखिम के बड़ा मुनाफा देने का वादा किया है। हाँ, जैसे बोलता है ना कि अरे आप हमको 100 रुपये दीजिए, मैं आपको अच्छा रिटर्न दूंगा, आपको 2 दिन या 10 दिन में 150 रुपया कर दूंगा या 200 रुपया कर दूंगा, इस तरह का वादा होता है। मैं आपको छोटा रकम के तौर पे बताया हूँ। इस नई आय का उपयोग मूल निवेशकों को उनका रिटर्न अदा करने के लिए किया जाता है, जिसे वैध लेन देन से लाभ के रूप में चिन्हित किया जाता है। पॉन्जी स्कीम पुराने निवेशकों को रिटर्न उपलब्ध कराते रहने के लिए नए निवेशकों को निरंतर प्रवाह पर भरोसा करती है। ठीक है, जो नए निवेशकों होते हैं उसको तुरंत निरंतर प्रभाव पर भरोसा करती है। इस फंड का प्रवाह सूख जाता है तो स्कीम खत्म हो जाती है, मतलब जब इसका प्रवाह होता है, जो इसका फ्लो नहीं होता है कि मार्केट में ये स्कीम चलता जाता है, जब उसका स्कीम फंड का जो प्रवाह होता है सूख जाता है, रुक जाता है, तो स्कीम खत्म भी हो जाता है ये। ठीक है, पॉन्जी स्कीम की उत्पत्ति कब हुई थी? पॉन्जी स्कीम की उत्पत्ति 1919 में चार्ल्स पॉन्जिस ने किया था, और ये एक स्विल्डर नाम का पर गढ़ा गया था, मतलब ये स्विल्डर नाम पर गढ़ा गया था पॉन्जी स्कीम को। इस शब्द का धोखाधड़ी वाले निवेश को पहला उदाहरण 1800वीं सदी के दशकों में देखा जा सकता है।
चार्ल्स पोंजी को मूल स्कीम अमेरिका पोस्टल सर्विस पर केंद्रित थी। चार्ल्स पोंजी मूल स्कीम अमेरिकी पोस्टल सर्विस पर यह केंद्रित थी। पोस्टेज स्टाम्प स्कीम से जुड़े निवेशकों को अन्यत्र इस्तेमाल करने की वजह से नाम दिया गया था। अन्यत्र इस्तेमाल करने के लिए नाम से दिया गया था। आपको ये पोंजी स्कीम समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, ठीक है, और इसको कैसे समझना है, ठीक है। यही होता है, सिंपल सा लॉजिक यही है कि हम आपको बड़ा लालच का पटारा देकर आपसे वो पैसा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसको उस पर बहुत सारी जोखिम होती है, बढ़ा तो बढ़ा नहीं तो ख़त्म हो गया। इसके बारे में है, ठीक है, पोंजी स्कीम अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, इस आर्टिकल में क्या दिया है पोंजी स्कीम को, ठीक है। तो थोड़ा इसको शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या क्या हुई है। कथित तौर पर 2 लाख ग्राहकों को ठगने के वाले निवेश की योजना, मतलब 2 लाख ग्राहकों को ठगने वाले निवेशक योजना है, जिसमें पैसा निकालने के लिए भारत छोटे से छोटे शहर के लोग को सत्य सुंदर बारीक से विस्तार से बताया। मतलब कि इसकी जो भी अच्छी अच्छी बातें होगी कि हाँ हाँ आप ऐसे डालिए, ऐसे आपको डालने पर इतना का रिटर्न मिलेगा, पर उस पर कोई उसका बेस नहीं होता है। पूंजी स्कीम में कोई बेस नहीं होता है कैसे इसको मतलब कि कैसे इस स्कीम में पैसा लगाया जाए, ठीक है। देखते हैं हाल के दिन में कितने सारे ऐप आते हैं और इन्वेस्टरों का पैसा लेते हैं और जो लगाया, जैसे कि हाल ही में कितने सारे ये सारे कॉइन्स के रूप में आया है। कॉइन्स मतलब कि जो सारे ऐसे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जितना देखते हैं कितना पैसा आ चुका है, अब इसको क्लैप्स हो जाता है। जैसे कि पैसा मूल रूप से आया उस कंपनी में, उस ऐप में, तो उसको कोलैप्स कर देते हैं कि सारा पैसा डूब गया। इसी तरह की ये योजना होती है, ठीक है। कैसे उन्होंने 21,000 करोड़ की लागत से अपना जीवन संवारा होता और तब तक उड़ीसा पुलिस पकड़ में नहीं आई। मतलब कि क्या, मतलब कि इसकी देखिए सत्य सुंदर बारीक से विस्तार बताया गया कि कैसे उन्होंने 21,000 करोड़ की लागत से अपना जीवन संवारा। मतलब सोचिए 21,000 करोड़ की लागत से जीवन अपना वो संवारा और उड़ीसा पुलिस पकड़ में नहीं आई। तब तक कि क्रिप्टो करेंसी और विदेशी हाथ का उपयोग करके बहुस्तरीय विपणन समूह बनाया गया। मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी में लोग आजकल ज़्यादा हो रहे हैं कि इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें, ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दें या इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, तो इस तरह का 21,000 करोड़ रुपये की लागत से जीवन संवारा है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। ओडिशा भटक जिले में पान की दुकान वाले 37 वर्षीय अनुज कुमार ने हर दिन आश्चर्य होता है कि राज्य की राजधानी 120 किलोमीटर 15,000 से अधिक पैसा कमाते हैं, ठीक है। पिछले दशक में चिट फंड में 1.5 लाख लगभग 1,22,000 रुपये 1,22,000 रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने उम्मीद है कि अप्रत्याशित बदलाव आएगा तथा 6 लोगों के परिवारों की गरीब से बाहर निकाल देगा। इसमें बताया गया कितने लोगों को इसमें फंसाया गया है, ठीक है। इसके बारे में पूरा बताया गया है। डिजिटल संपत्ति के हाथों खो दिया है, ठीक है। अप्रैल में लाहा ने एक झटका बताया और क्रिप्टो में निवेश किया और केन के डिजिटल संपत्ति को हाथों खो दिया। यही तो होता है डिजिटल मार्केटिंग में, यही सब होता है, ठीक है। आप उसको छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा, एक की पॉइंट, एक की ऐसे इन्वेस्टरों के रूप में या किसी का एग्जाम्पल देकर या इसी आर्टिकल का एग्जाम्पल देकर अगर पूछ दे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव या ये क्या बोलते हैं पोंजी स्कीम के बारे में थोड़ा अच्छे से चर्चा तर्क वितर्क कीजिए, तो ये सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप इसे नहीं पढ़िएगा, अब मैं इसे पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। जो इसका की पॉइंट है मैं आपको बता दिया हूँ, और ये जो ऊपर का जो इसके विस्तार बता दें, इसका उद्देश्य क्या है, विस्तार क्या है, इसके बारे में क्या है, इसकी चर्चा कैसे करेंगे, इस ऊपर पूरा डिटेल रूप में मैंने बता दिया है, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या कौन सी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर ये आर्टिकल कुछ ज़्यादा मतलब कि 100% इंपॉर्टेंट होता तो मैं इसको जरूर पढ़ता, पर इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसीलिए मेरा वीडियो ज़्यादा शॉर्ट्स होता है, क्योंकि आपको खुद से पढ़ने के लिए और एनालाइज करने के लिए भी मैं बताता हूँ। जो इसका की फैक्टर होता है मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये ना होता है कि अब इसको ऐसे कर या ऐसे कर बताऊँ। वीडियो को कम से कम 2 घंटा ले जाना ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ को 2 घंटा कि हाँ इन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, पर क्या करूँ, मेरा भी अभी इससे पहले जो चैनल था 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, जिस पे स्ट्राइक आ गया कॉपीराइट का, इसी क्लेम के रूप में आया और चैनल ख़त्म हो गया पूरा। तो इसी के रूप में मैं अब इससे गलतियाँ ये नहीं करूँगा। इससे पहले इस पर भी एक आ गया है, मुझे डर लगता है, तो उससे आप लोगों को हेल्प चाहिए तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आगे आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ नए वीडियो लाऊंगा और इस पर रिसर्च कर हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है उसको लाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि मिथुन को मान्यता दी गई है। हालांकि मिथुन होता क्या है, तो इसको मिथुन के बारे में अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब FSSAI ने, मतलब कि क्या, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अर्धपालतू और गो जातीय पशु मिथुन मतलब भैंस होते हैं, एक मिथुन को वहाँ भैंस बोला जाता है पूर्ववर्ती क्षेत्र में, खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। किसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? इससे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर इसके उपयोग, उपभोग और वाणिज्य पालन को बढ़ावा देने में मार्ग प्रशस्त हो। वाणिज्य पालन मतलब कि पैसों को लेकर भी बढ़ावा मिलता है। मिथुन पारंपरिक रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, वहाँ की संस्कृति का ये हिस्सा है। पशुपालन से संबंधित है तो हिस्सा होगा ही। मिथुन मीट का वर्तमान नाम वैशी है। ठीक है, उसका नाम है वैशी। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डेटाबेस में शामिल किया गया है। इसको किससे शामिल किया है? घरेलू पशु विविधता, मतलब कि जैसे ही देखते हैं कि आप भैंस होते हैं, गाय, घरेलू विविधता के, मतलब कि उसमें बहुत सारे अलग अलग विविधता है, उसमें बहुत अलग ही मिथुन है। ठीक है, आप इसे जरूर देखिएगा, शामिल किया गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा FSSAI के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 FSSS अधिनियम के तहत स्थापित एक क्या है, स्वायत्त संविधान निकाय है। इसके कार्यों में खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करना शामिल है। साथ ही यह खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस प्रमाण प्रदान करता है। खाद्य जो व्यवसाय होता है उसको क्या प्रदान करता है? लाइसेंस प्रदान करता है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। ठीक है, जो इसका जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल रूप से मैं है, सारा का सारा मैं आपके लिए लाया हूँ A to Z। ठीक है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपकी लाइक की जो एक लाइक हमको मोटिवेशन देगी। एक लाइक या आप सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए, जो भी मेरे तरफ से जो भी गलती हुई है आप उसे मुझे बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये साइलेंट किलर के बारे में, साइलेंट किलर क्या है इसके बारे में देखते हैं। इंडिया मस्ट गेट मोर पीपुल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। इसके बारे में भी मैं परसों वाले एडिटोरियल में इसकी चर्चा किया था कि इंडिया के हाई ब्लड प्रेशर का मामला जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी हो रही है, कितने % लोगों की बढ़ोतरी हुई है, तो इसको अच्छे से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको पूरा फुल डिटेल अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँ या इसको अच्छे से समझाऊँ तो हिंदी मीडियम वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा पूरा चैनल हिंदी मीडियम के लिए है, पर आप लोगों के लिए भी ये लाया हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, खामोशी से मारने वाला, मतलब कि रक्तचाप नियंत्रण में रखने वाले भारत को अधिक लोगों की शामिल करना होगा। रक्तचाप नियंत्रण में शामिल रखने के लिए भारत को अधिक लोगों को शामिल करना होगा। आप देखिए क्या मैटर पड़ गया है। विश्व स्तर पर ब्लड प्रेशर 3 में से 1 व्यक्ति की प्रभावित करता है, मतलब कि 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति से क्या होता है, ग्रसित रहता है। 5 सालों में 4 में से प्राय रूप से नियंत्रित नहीं किया गया। 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप पर जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली रिपोर्ट के अनुसार एक गंभीर अनुस्मारक है जो देशों में ऐसा किया है। सस्ती दवाओं पर आसान उपलब्धता के बावजूद मृत्यु और विकलांगता के सबसे बड़े जोखिम कारक को नियंत्रण में रखना बहुत कम है। अनियंत्रित रक्तचाप 140 से 190 से अधिक है। दिल के दौरे पर स्ट्रोक जैसी हृदय बीमारियां है, ठीक है, के लिए एक प्रमुख जोखिम कारण है और बीमारी है और मृत्यु का सबसे आम कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कितना रक्तचाप बढ़ रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसमें किन किन लोगों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तंबाकू शराब सेवन करने वाले अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उच्च रक्तचाप के स्तर पर रिपोर्ट जारी में 2019 के आंकड़े पर क्या है, 30 से 79 साल की उम्र वाले 128 मिलियन भारतीयों को उच्च रक्तचाप है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, 188 मिलियन तकरीबन कितना हुआ, इसमें हो गया 100 मिलियन का 10 करोड़, मतलब कि 18 करोड़ 80 लाख लोगों को उच्च रक्तचाप है। उनमें से 37% की स्थिति निदान है, मतलब कि उनकी स्थिति निदान किया गया है, मतलब कि 37% का इसका इलाज किया गया है। ठीक है, 30 और 15% लोग का 15% लोगों का क्या है, उच्च रक्तचाप है, मतलब उसकी श्रेणी हाई ब्लड प्रेशर पर है। ठीक है, इस स्थिति का निदान करने के उपचार और नियंत्रण करने के लिए महिलाओं पुरुषों की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रतीत होती है। ठीक है, महिलाओं का
पुरुषों की तुलना में अब थोड़ा अधिक बेहतर है। ठीक है, फरवरी 2022 के अध्ययन के अनुसार एक डेटा प्रकाशित कि प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख लोगों पर स्ट्रोक की घटनाएं अभी पारित हो रही है। स्ट्रोक मतलब कि इससे क्या होता है, सिगरेट वगरेट पीने से आप ये देखे होंगे कि न्यूज़ पे छाया रहता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं। ये मामला आप लोगों ने देखा होगा, और इससे संबंधित जो भी स्ट्रोक जो सिगरेट वगरेट पीने से फेफड़े में जम जाते हैं उससे संबंधित है। 1 लाख लोगों पर स्ट्रोक की घटनाएं हैं जो 108 और 172 पाई गई है। एक महीने में मृत्यु 18 से 42% थी। ठीक है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजिटल रिपोर्ट में 2019 में भारत में मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण दिल का दौरा था। 2019 में भारत की मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण क्या था? दिल का दौरा था। मतलब कि जानते हैं कि हार्ट अटैक का सबसे अधिक मामला ये था। ठीक है, और अत्यधिक नमक का सेवन 17 से 30% उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि अतिरिक्त नमक का सेवन ज़्यादा करने से 17 से 30% उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसके जिम्मेदार हैं। 2025 तक नमक का औसत आबादी 30% सापेक्ष कमी लाने की आवश्यकता है। जो हमारे खान पान है उसमें नमक की कमी 30% लाने की है। ठीक है, भारत को नमक का सेवन कम करने के लिए WTO ने नुस्खे में कई घटकों का लागू करना बाकी है। 2021 में प्रकाशित 4 भारतीय राज्यों में एक अध्ययन में पैकेज खाद्य पदार्थों के नमक और चीनी की मात्रा अधिक पाई गई है। ठीक है, अब इसमें देखा गया हाई ब्लड प्रेशर, इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, नमक कम करने के लिए बोला गया है ने और इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव ने के माध्यम से उच्च रक्तचाप वाले लोगों को रक्तचाप नियंत्रण में सुधार करने में अच्छा काम किया। 2018 में लॉन्च किया गया है इसे। 2018 में इसे लॉन्च किया गया है किसे? हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए 2018 में इसे लॉन्च किया गया है। तो अभी से पूछ सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को इंडिया में बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए या उसे निदान के लिए इसकी चुनौतियों क्या क्या है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि भारत ने कदम उठाया था, भारत सरकार ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के माध्यम से उच्च रक्तचाप वाले के लिए 2018 में यह इनिशिएटिव शुरुआत की थी। और जून 2023 तक 27 राज्यों को उपचार के लिए 5.8 मिलियन उच्च रक्तचाप के ग्रस्त रोगियों को सफलतापूर्वक नामांकन किया है। मतलब कि 5.8 मिलियन 58 लाख लोगों को इसका निदान भी किया है। इस किससे? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा आप। अब इसमें आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नामांकित 48% रोगी और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में 55% ने रक्तचाप नियंत्रण हासिल किया है। मार्च 2021 में उपचाराधीन उच्च रक्तचाप के ग्रस्त लोगों की संख्या में भारी वृद्धि करना है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। जो इसका की फैक्टर है मैंने आप बता दिया, आप इसे जरूर नोट कीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ये क्या है? प्रोपेलिंग इंडिया डेवलपमेंट द राइट वे। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसे इसका इंग्लिश में भी इसे आप जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, ऐसी कौन सी कीवर्ड है जो आप लोगों को नहीं आता है, तो हिंदी माध्यम वाले के लिए सुविधाजनक हो जाएगी। ठीक है, हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं, तब तक लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर ये इंग्लिश को जरूर पढ़िएगा और कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारत के विकास को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, इनका कहना है। ठीक है, अभी इनका क्या कहना है कि दिशा में आगे बढ़ाना है। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर मैंने आपको लिए ला दिया कि किसी भी चीज़ के लिए कमी ना हो, आपको न्यूज़पेपर में सारा एनालिसिस किया जाए A to Z। ठीक है, और 1960 के दशक में अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया गया था, इनका कहना है। जो मूर्खतापूर्ण सीमा पर है, भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू की थी। कई लोगों को लापरवाह हो रहा है कि यहाँ युवा राष्ट्र अपने कुछ सीमित संसाधनों को अत्यधिक अनिश्चित उद्यम में डूबा रहा है। ठीक है, इनका ये भी कहना है। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, जो इसका की फैक्टर है आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। 1969 में सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना से पहले, इसरो की स्थापना कब हुई थी ये बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। देश में अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद समन्वयन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया था। मतलब कि कैसे देश विकास के राह पर गया है, इसके बारे में फुल चर्चा किया गया। 1950 के दशक में शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह निश्चित रूप से अलग थलग नहीं था। 1951-61 के बीच भारत ने 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की थी। मतलब कि कितने लोगों की स्थापना की? 1951 से 61 के बीच 5 प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की थी।
विश्व स्तर पर शैक्षणिक केंद्रों के विकसित हो गए थे। पहले 2 भारतीय प्रबंधन संस्थाओं का उद्घाटन 1961 में किया गया था। 2 प्रबंधन संस्थाओं का 1961 में क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। 1950 से 60 के दशक में दो दशकों के दौरान। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित की गई थी। स्टील, उर्वरक, मशीन, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दवा उत्पाद शामिल थे। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा आप। ठीक, इस फैक्टर को, जो इसका की फैक्टर मैं हिंदी में आपको लिए ला ही दिया हूँ। वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसकी असमानता है, इसमें क्या क्या देश को बढ़ाने की क्या क्या सही दिशा के रूप में बढ़ा है, इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग से लेकर या टेक्निकल क्षेत्र में लेकर क्या क्या बढ़ावा मिला है हम इंडिया को, क्या क्या उस चीज़ से उन्नति हुई है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर उतना कुछ खास है मेरे नज़र में नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे नज़र में ये नहीं लगता है। पर असमानता प्रगति की बाधक के रूप में क्या क्या है, इसको पढ़ लीजिए। तो अच्छा, रुकिए मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है, भारत की विकास रणनीति रिकॉर्ड निराशाजनक था। इसलिए नहीं था क्योंकि सरकार ने प्रौद्योगिकी निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया था। कहना है कि निराशाजनक था, प्रौद्योगिकी निर्माण क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया था। इसमें विपरीत ऐसा था कि क्योंकि राज्य सरकार असमानता को कम करने के सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकी। स्वस्थ भारत में भूमि पुनर्वितरण का कोई सफल कार्यक्रम नहीं लागू किया गया। दलितों या एससी आबादी सहित सामाजिक रूप से उत्पीड़न समस्याओं के बीच संपत्ति का स्वामित्व बहुत कम है। ठीक है, इसके बारे में यही बताया गया। ठीक है, पर आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक, एक एक चीज़ को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। श्रम बाजार में बेहतर भुगतान वाली नौकरियां उन विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के पास जा रही थी। उच्च शिक्षा तथा अधिक पहुंच है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, पर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इसे जरूर पढ़िएगा। इससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, कि भारत में विकास को सही दिशा में आगे बढ़ना है, किस किस दिशा में क्या क्या कमी हुई है, कि किस किस दिशा में किस चीज़ में ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी हुई है, किस चीज़ में कम ध्यान दिया गया, इसमें डिटेल में बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इंडिया के ग्रोथ रेट को क्या कर रही है, ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैजेक्टरी राजकोष जो होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। भारत के विकास पथ पर नज़र रखना है। क्या नज़र रखना है, मुद्रास्फीति में दबाव, गिरते रुपये, मतलब कि जो रुपया है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, गिर रहा है। डॉलर दिन पर दिन बढ़ रही है। राज्य स्तर पर धाराओं को उतार चढ़ाव है। FY24 कृषि क्षेत्र में एक आंशिक दृष्टिकोण के साथ भारत की कथित विकास गाथा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है जी पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन, ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। ये जरूर पूछ सकता है, इसमें क्या क्या कवर किया गया है, क्या क्या नहीं किया गया। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो डाटा आपको मिलेगा, तो आप इसको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो डाटा होगा, जो छोटे छोटे परसेंटेज हो गए या कितने बढ़ोतरी हुई है, इस चीज़ को नोट जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन, मतलब कि देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का पारंपरिक तरीका तिमाही, हर तिमाही को वार्षिक 2 महीनों की GDP सकल घरेलू की विकास दर को देखना और पिछली तिमाही के साथ वर्षों की तुलना करना है। ठीक है, जो इसकी वर्षों की तुलना करना है। ठीक है, देश में प्रदर्शन की तुलना में आर्थिक प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड समीक्षा से की जाती है। हालांकि रिपोर्ट कार्ड में भारत की आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रिपोर्ट कार्ड यही कहीं अधिक सूक्ष्म कहानी बताता है। ठीक है, FY24 के में अप्रैल में जून तक सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि को कवर करने वाले Q1 डेटा में 8% का नामांकन वृद्धि और 7.8% की वास्तविक वृद्धि का दावा किया गया। इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, FY24 में अप्रैल की जून तक GDP की वृद्धि कवर करने के लिए Q1 मतलब कि Q1 मतलब क्वार्टर वन मतलब कि 3 महीने का क्वार्टर होता है। ठीक है, डेटा में 8% का वृद्धि का नामांकन किया गया है और 7.8% वृद्धि की क्या की वास्तविक वृद्धि का दावा किया गया है। 7.8% की वृद्धि की वास्तविक दावा किया गया है। ठीक है, 7.8%, एक मिनट दोस्तों, 7.8% की। ठीक है,
12% की वृद्धि हो रही है। इसके साथ इसके अलावा वित्त वर्ष सॉरी एक मिनट, हमको यहाँ से पढ़ना है, मुझसे गलती हो गई। वर्तमान में विकास की कहानी यह बताती है कि संख्याएँ कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्शाती है, 3.5% की वृद्धि दर्शाती है। अल नीनो घटनाओं को दबाव में कारण इसे बनाए रखने की संभावना नहीं है। सेवा उद्योग और वित्त, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं 12.2% की वृद्धि हो रही है। अब अल नीनो क्या होता है, तो मान लीजिए कि इसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे, अल नीनो और लाल नीनो के बारे में। इसको ज्योग्राफी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है अल नीनो और लाल नीनो से मौसम प्रभावित होते हैं। इसको अच्छे से चर्चा करना जरूरी है। मैं इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छे से चर्चा करूंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलावा चालू वित्त वर्ष 6.5% की वृद्धि विकास दर का बरकरार रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या कही जा रही है, संख्याओं पर करीब नज़र डालने की वृद्धि की कहीं अधिक दिलचस्प व्याख्या मिलती है। जीडीपी की गणना। पहला कारण यह है कि जीडीपी विकास की गणना एक जटिल सांख्यिकी विकल्प और परिशिष्ट सांख्यिकी संचालन में शामिल है। ठीक है, जो इसके गणना होती है वो विशिष्ट रूप से संचालन करना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसको सांख्यिकी रूप से उसका संचालन भी करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें बताया गया है। और उसमें बोला भी जा रहा है कि कैसे आकलन किया जाता है। FY 21 शुद्ध विदेशी कारक आप जैसे अन्य तत्वों को लेखा जोखा शामिल है। ठीक है, आमतौर पर धारणा यह है कि दोनों तरीकों का समान परिणाम मिलते हैं। व्यय दृष्टिकोण हेडलाइन वृद्धि 7.8% के बजाय 4.8% का निर्धारित करता है। मतलब क्या निर्धारित करता है, व्यय दृष्टिकोण हेडलाइन 7.8% की बजाय 4.9% की क्या करता है, एक बड़ी विसंगति करता है, निर्धारित करता है और विसंगति करता है। इसके अलावा अन्य अनावश्यक सांख्यिकीय ऑपरेशन मूल्य अस्फीतीकरण का उपयोग करके मुद्रास्फीति का समायोजन करता है। ठीक है, समायोजन करता है। नए डिजिटल एक मिनट सॉरी दोस्तों नए डिजिटल इसके अलावा एक सांख्यिकी ऑपरेशन है। ठीक, अतिरिक्त उपयोग मुद्रास्फीति का समायोजन करता है। डिफरेंस उद्देश्य विकास और आंकड़े समायोजित करना है। मुद्रास्फीति से अधिक हो जाने वाले मामले थोक मूल्य सूचकांक प्रतिबंध कमोडिटी कीमतों में गिरावट के कारण अस्फीति वास्तविक वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का काम किया जा रहा है। इनका कहना है कोविड-19 के दौरान अवधि का एक आधार प्रभाव है जो भारत में विकास आंकड़ों को प्रभावित कर रहा है। एक अवधि का विकास प्रभाव जो भारत को प्रभावित कर रहा है, बताया गया है। वर्षों में छिटपुट वृद्धि के कारण तुलनात्मक आंकड़ों का आधार प्रभाव की भूमिका है, अभाव प्रभाव की ये भूमिका है। क्या प्रस्तावित कथित रूप से ठंडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को क्या बोलते हैं हम लोग, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बोलते हैं, और माध्यम से वो गणना की गई है। मुद्रास्फीति दर को ब्याज बढ़ाने के लिए RBI की अनिश्चित परिणाम पूंजी बहिर्वाह को दबाव के कारण डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों में आसन मूल्य ह्रास के साथ मौजूदा स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। भारत एक शुद्ध आयातक है, मतलब कि भारत एक इम्पोर्टर है, जिसके फलस्वरूप जिसके महत्वपूर्ण आयात कच्चा पेट्रोलियम शामिल है। मतलब कि जो प्रमुख इसका आयात क्या किया था, कच्चा पेट्रोलियम आयात है, और कीमत सऊदी अरब की $100 प्रति बैरल के दबाव है, $100 के दबाव है। अब एक इंपॉर्टेंट मैं फैक्टर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि हम लोग हाल ही के न्यूज़ में सुनते हैं कि एक बैरल की रेट इतनी बढ़ गई, एक बैरल में क्या क्या हो गया। तो एक बैरल में हालांकि कितने लीटर तेल होते हैं ये बताइए आप। UPSC के 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, 159 लीटर क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, लीटर तेल होता है एक बैरल में, 159 लीटर। याद रखिएगा, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में नजरिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बैरल में कितना होता है तेल, तो 159 लीटर तेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। $100 प्रति बैरल के दबाव और रुपयों के अवमूल्यन के कारण बढ़ती दिख रही है। ठीक, बताया जा रहा है डीजल को घरेलू खपत और भारत में आर्थिक गतिविधियों का प्रतीक। अगस्त में 3% ये गिर गई थी, और अगर कायम रहती है तो आने वाली तिमाही में ये गुलाबी विकास का तस्वीर पेश नहीं कर सकती है। मतलब कि जो और अच्छे तरह से जो विकास है उसको पेश नहीं कर सकती है, विकास की स्थिति को चरमराने की स्थिति बताया गया है। ठीक है, आने वाली रिपोर्ट में। ठीक है, आगे ये देखते हैं इसमें क्या है।
की आकार के पैटर्न को संकेत करती है। जो राजस्व मजबूत रहा तो की आकार को पैटर्न का संकेत दे सकती है। की आकार पैटर्न क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और ये आप सीढ़ी उच्चतम लोगों पर महत्वपूर्ण का बोझ और अपने प्रतिगामी समक्ष की तुलना में पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। सेवा उद्योग द्वारा प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था में एकत्र किए गए प्रत्यक्ष कर की धीमी वृद्धि एक सांख्यिकी विसंगति जो प्रस्तावित जीडीपी वृद्धि की कहानी को स्पष्ट बनी हुई है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं क्या कि परिवर्तन के अभाव में वर्तमान की तुलना में नाम मात्रा विकास दर के करीब बढ़ाना चाहिए। राजस्व धाराएं कम होने से मजबूत वित्त व्यय उपायों का संकेत मिलना है, क्योंकि सरकार बजट घाटे को नियंत्रित करने का इरादा रखती है और इसलिए बाजार दर 2014 की सरकार व्यय से होने वाली वृद्धि का दिवास्वप्न प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? दिवास्वप्न प्रतीत हो रहा है। क्वार्टर फर्स्ट में और FY24 आर्थिक प्रतिलेख में यह स्पष्ट हो जाता है कि रिपोर्ट की गई है कि क्या की गई है रिपोर्ट में कि आय की दृष्टिकोण द्वारा सामने लाए गए विकास के आंकड़े अंतर एक महत्वपूर्ण असमानता को दर्शाती है। एक महत्वपूर्ण असमानता को ये दर्शाती है। प्रख्यापित आशावादी कथा को सत्यता के बारे में बुनियादी सवाल उठाता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति समायोजन और कर राजस्व धाराओं में विशिष्ट उतार चढ़ाव को प्रेरित होकर एक सतर्क प्रक्षेप वक्र को संकेत देती है। क्या देती है? प्रक्षेप वक्र को संकेत देती है। प्रक्षेप वक्र कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है प्रक्षेप वक्र। ठीक है, इसे प्रक्षेप वक्र कहते हैं। ये ऐसे जाता है और ऐसे रहता है। ठीक है, मतलब कि हाईली ऊपर जाता है, इसको प्रक्षेप वक्र कहते हैं, संकेत देते हैं। अतिरिक्त कृषि क्षेत्र का आंशिक दृष्टिकोण संभावित राजकोषीय बाधाएं शुरू है चित्रण की तुलना में यकीन अधिक संयमित तस्वीर पेश करती है। इसीलिए यह दावा है कि समझदारी लोगों की भारत का आर्थिक प्रदर्शन हालांकि लचीलेपन का संकेत दिखा रहा है। ठीक है, उतार चढ़ाव का संकेत दिखा रहा है। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव किया गया है। तो ये जो आंकड़े बताया गया, देखिए कि अप्रैल में जून से सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर कवर को क्वार्टर फर्स्ट में 3% को नामांकन वृद्धि और दर में 7% वास्तविक वृद्धि का दर्ज का दावा किया गया। कितने का दावा किया गया? 7% की वृद्धि का दावा किया गया। ठीक है, और के पैटर्न को ऐसे के पैटर्न क्या होता है? के पैटर्न में वृद्धि को दर्ज किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया कि आकार पैटर्न को संकेत देता है। देखिए, प्रत्यक्ष करों की सरकार का कर राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में कमज़ोर हुआ है। जो उसकी अर्निंग है पिछली राजस्व की तुलना में क्या हुई? कम हुई है अर्निंग। ठीक है, और जबकि अप्रत्यक्ष कर राजस्व मजबूत बना हुआ है। मतलब अप्रत्यक्ष कर से जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उससे क्या हुई है? राजस्व क्या हुई है? मजबूत हुई है। ठीक है, और आधार पैटर्न को संकेत देती है। के आकार को पैटर्न देती है। के आकार मैंने बताया ना, ऐसे होता है। ठीक, तो इसका पूरा जो डाटा था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया मुद्रास्फीति के बारे में और भारत के विकास पथ का नज़र रखना क्या है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, मैंने आपको जो इसका की पॉइंट है मैंने बता दिया आपको। की पॉइंट का मैंने पूरा भी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखिए और वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़िए, एनालाइज कीजिए इस बारे में। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पर। चाइना, US एंड इंडिया ऑब्सेंट इन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट। ठीक है, चाइना, US और इंडिया ने जो जलवायु UN की जलवायु परिवर्तन से संबंधित समिट था उसमें भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में चीन, अमेरिका और भारत अनुपस्थित रहा है। ठीक है, 34 राज्य और 7 संस्थाओं में प्रतिनिधि को मंच दिया गया। G20 सरकारों ने 2025 तक के अधिक महत्वाकांक्षी अर्थव्यापी और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध होने का कहा जाएगा। ठीक, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका जो की पॉइंट है, हालांकि अभी इस पर चर्चा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और एंटोनियो गुटेरेस कौन थे? तो UNGP के क्या है? वो UNGP के UNDP या UNGP के क्या है? ये महासचिव हैं। ठीक, एंटोनियो गुटेरेस। और कार्रवाई में तेजी लाने के 2.5 से 3 बिलियन गुटेरेस ने एक बिन स्टेक में नेट एरो तक पहुंचने के लिए लगभग 45% खनिजों और जलवायु परिवर्तन की बोलने पर स्मार्ट प्रंत को संबोधन करने के लिए विश्वसनीय मानक पर ग्रेल्स की उपस्थिति में थे। ठीक है, इसको थोड़ा इधर उधर हो गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका की फैक्टर आप पढ़िएगा। ठीक, हालांकि ये न्यूज़ उतना खास नहीं है। बढ़ते हैं आगे तो कुछ है नहीं, ये न्यूज़ उतना खास नहीं है। ठीक, आप इसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या क्या इसके उन्होंने बोला, शामिल तो नहीं हुए इसी मामले से संबंधित। हालांकि COP
COP28 सम्मेलन होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ पर, तो उसमें भी जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क से संबंधित होगी। वो कहाँ होगी? दुबई में। इससे पहले मैंने आपको चर्चा की है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस पर, मतलब कि 23 सितंबर की द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पर। तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।